ब्रांडिंग कितनी मैटर करती है। न्यू बट कढ़ाई, असली बट कढ़ाई, बट कढ़ाई टिक्का, उन्होंने सिर्फ बट कढ़ाई जो है ना वो बोल्ड करके लिखा हुआ है, उसमें असली और कदीमी पुरानी पता नहीं किस तरह से करके जो है ना उन्होंने वो ये सारे वो मतलब हमने सिग्नेचर बना लिया कि जी बट कढ़ाई जो है ना ये एक ब्रांड है। हम प्रोडक्ट बेचने पे फोकस क्यों कर रहे हैं? दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है दिहाड़ीबाज होता है और एक होता है कारोबारी। यानी आपने जितना मर्जी ऐड अच्छा बना लिया, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर दिए फिर लाख शाहिद अफरीदी भी आगे कहता रहे, वसीम अकरम कहता रहे, या जो भी बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर या बड़े से बड़ा ओपिनियन मेकर कहता रहे, तो आप उसको दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि आपको अपना एक्सपीरियंस याद है। मिथ है या मिसकंसेप्शन है कि स्किन केयर तो सिर्फ खवातीन के लिए है। आपने इसको किसी जेंडर से एसोसिएट नहीं किया, पहले हट्टी फिर चट्टी फिर खट्टी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा बिन्त इकराम पॉडकास्ट। टुडे वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग गेस्ट विद अस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस गेस्ट से बात करने वाले हैं, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका ताल्लुक एजुकेशन सेक्टर से है, यूसीपी के फैकल्टी मेंबर है, 13 ईयर से प्रमोशंस एंड मार्केटिंग को पढ़ा रहे हैं। वेलकम टू डॉक्टर अली अशरफ साहब। थैंक यू वेरी मच जी। कैसे डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मतलब मुझे बड़ा इंतज़ार था इस टॉपिक पे बात करने का। हमारी बिहाइंड द सीन ब्रेनस्टॉर्मिंग के तो बड़े सेशंस हुए और बड़ा मज़ा आया। काफ़ी कुछ हम करना चाह रहे हैं। लेट्स सी हमारी ये एक सीरीज़ रहेगी, ये हम बताते चले आपको कि इस सिलसिले की एक सीरीज़ रहेगी। हम मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रमोशंस के ऊपर वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे, आपके क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे और डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज़ को जानते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब बताइए अपने बारे में, कैसे स्टार्ट किया आपने, क्या क्या चैलेंजेस रहे और अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा, मेरी जो डिग्री है वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन में, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी मीडिया एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद पहले 3-4 साल मैंने अपने टीचिंग के मैंने स्टार्ट किया टीचिंग 2011 में फ्रॉम मिनहाज यूनिवर्सिटी। दैन आई मूव टू सुपीरियर यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, फिर वहाँ से यूईटी और फिर दोबारा यूसीपी। और दरमियान में एनजीओज़ के साथ भी एज अ कंसल्टेंट काम किया, कुछ यूनिसेफ के प्रोजेक्ट भी किए एज अ ट्रेनर एंड कंसल्टेंट। तो ये सारी जो डाइवर्स इसकी एक्सपीरियंस है, इसने बड़ा इनरिच किया। तो पहले मैंने मीडिया की फील्ड को जनरली तमाम कोर्सेज़ को टच किया, लेकिन फिर मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि जो प्रमोशंस जिसमें पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग बड़े की जो हैं उसके प्लेयर्स हैं, वो मेरा इंटरेस्ट है और वो ऐसी चीज़ है जो कि मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो फिर लास्ट 2017 से पहले भी मतलब प्रमोशंस वगैरह एडवर्टाइजिंग में काम करता था, लेकिन डेडिकेटेडली जब मैंने यूईटी लाहौर में एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर काम स्टार्ट किया तो एक फील्ड भी वही हो गई और उसके बाद मैंने कोर्सेज़ भी वही लिए और 17 से आज 24 हो गई है। तो पिछले 7 साल से प्रमोशंस के साथ ही अफेयर है। 17 से 24 तक काफ़ी ट्रांजिशन रही, बहुत फ्लक्चुएशन थी मार्केट की भी, ओवरऑल पूरी दुनिया में। मतलब और 13 साल से आपको वैसे आप कर रहे हैं, तो मतलब बड़ा बहुत शिफ्ट आया है मार्केट में, मार्केटिंग ट्रेंड्स के अंदर बड़ा शिफ्ट है। तो अब क्या देखते हैं, जब आपने स्टार्ट किया था फिर अब चलते गए, तो तब से आज तक में कितनी ट्रांजिशंस आई और क्या क्या चैलेंजेस दिखे? अच्छा, आप देखें कि जो एक फिनोमेना है जिसे हम IoT कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो उसने ना सिर्फ मार्केटिंग को बल्कि जो हर शोबा है उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया, बदल के रख दिया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में तमाम चीज़ें जो कन्वेंशनली होती थी अब वो इंटरनेट पे होती हैं और IT बेस्ड हो गई हैं। मतलब ऑफिस की मैनेजमेंट से लेके हॉस्पिटल मैनेजमेंट से लेके मतलब यू नेम इट, आप हर चीज़ में इंटरनेट जो है वो आ गया। तो मार्केटिंग इससे कैसे बच सकती थी या मार्केटिंग का कैसे इससे पीछा छूट सकता था। और जिस तरह इकबाल ने कहा कि तगय्युर कोई दवाम है, तो उन्होंने जब ये मार्केटिंग में ये ट्रांजिशन आई तो इसका सबसे ज़्यादा, जब मैं पढ़ा भी रहता हूँ तो एक बात करता हूँ कि SMEs जो है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, उसको वो ये समझती थी कि मार्केटिंग तो हमारा काम ही नहीं है। मतलब क्योंकि जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, आपको भी याद है, तो उसके बजट ही हज़ारों से लाखों से स्टार्ट होते थे। यानी आपने कोई मीडिया ये का टाइम या स्पेस बाई करनी है तो उस पर आपने ऐड चलाना है, तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली होता था। बिल बोर्ड लेना है या अखबार में ऐड देना है या TV पे ऐड को देना है या रेडियो पे कोई स्पॉट चलानी है, तो वो कहते थे ये बड़े ब्रांड्स का काम है।
हम छोटा ब्रांड है, हम तो ये अफोर्ड नहीं करते और कन्वेंशनली चलते थे, लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने आके एसएमईज़ को ये कहा कि आप भी कर सकते हैं। अब आप माशाल्लाह कंपनी चलाती हैं तो आपको पता है कि आप जो है वो 100 रुपये से लेके वो 10 लाख रुपए तक या अनलिमिटेड करोड़ों रुपए में आप डिजिटल। तो सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ये की कि इसने जो मार्केटिंग, जो लोग कहते थे ना कि मार्केटिंग तो हमारा काम नहीं है, हमारे बजट नहीं है, exactly. या हमारा हम कैसे करें, हमारे लिए हमें ज़रूरत ही नहीं मार्केटिंग हाँ, ज़रूरत तो मतलब ज़रूरत रहती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम अफोर्ड ही ना करते। मेरी एक शॉप है या मेरा प्रोडक्ट है, फ़र्ज़ करें 150 रुपये का, तो मैं क्यों उस पर 5 लाख का बिल बोर्ड लूँ या 2 लाख का बिल बोर्ड लूँ या 50,000 का ऐड चलाऊं। तो वो कहता है कि अगर मैं इनको, उन्होंने क्या किया है कि इनको भी उसमें मार्केटिंग के गेम में इन कर दिया है, इसलिए मार्केटिंग का जो था ना चंक या मार्केटिंग का क्लाइंट कस्टमर वो बहुत बड़ा हो गया है। हमें तो डॉक्टर साहब जब एजेंसी साइड पे जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा कस्टमर भी मिलता था कोविड से पहले, जब हम पिच करते थे कहते थे हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी चल रहे हैं। बट जब कोविड आया और सब बंद हुआ तो हर बंदे को फिर जब इस टाइप पे शिफ्ट हुआ तो फिर लोग आते थे। हमारा एक शू क्लाइंट था, कन्विंस नहीं होते थे वेबसाइट पे जाने पे, कौन जूता खरीदेगा ऑनलाइन। और जब सब बंद हुआ और उस कोविड की पहले 4 मंथ्स में, क्योंकि बिल्कुल गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी, समर सीजन था, लॉन्च हुई थी अभी सबकी रेंजेस, और वो उन 4 मंथ्स के अंदर उनकी पूरी रेंज जब बिकी तो फिर वो खुद कहते थे नहीं ऑनलाइन जूता भी बिकता है। तो कोविड ने बड़े लेसन सिखाए बिल्कुल ऐसे कि कोई भी चीज़, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर राइट वे में इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो प्रोडक्ट चल जाता है। बल्कि मैं आयशा लास्ट में क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने उनको डिजिटल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस पे किसी ने क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा देखें डेवलप वर्ल्ड की मैंने 2 एग्जांपल दी। मैं कुछ अर्से पहले दुबई गया तो वहाँ पे हम ग्लोबल विलेज गए, तो ग्लोबल विलेज में टिकट्स बाय करनी थी हमने। तो वहाँ पे जब टिकट बाय करने गए तो उन्होंने टिकट काउंटर पे कहा कि अगर आप यहाँ से टिकट बाय करेंगे तो 30 दिरहम्स की है, और अगर आप हमारी वेबसाइट से बाय करेंगे तो 24 दिरहम्स की है। तो मैंने कहा कि वो अपने ऑन स्पॉट कस्टमर को, क्लाइंट को ऑनलाइन मूव कर रहे हैं। फिर दूसरी मैंने एग्जांपल दी कि इटली में गया और इटली में जो 7 वंडर्स में से है कोलोसियम, जहाँ पे ग्लेडिएटर मूवी भी सारी वो कोलोसियम के इर्द गिर्द ही वो उसका फोकल पॉइंट है। तो उसमें भी ना उन्होंने वहाँ पे जब हम गए, हमारे यहाँ की आदत है, हम कहते हैं कि जी जा रहे हैं कहीं भी तो वहाँ पे टिकट लाइन में लग के टिकट ले लेंगे और टिकट लेके तो हम चले जाएंगे। तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे हमें टिकट के कोई स्पॉट ही नहीं नज़र आया। तो हमने पूछा कि यार जो लोग जा रहे थे, अंदर जा रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि क्या टिकट कहाँ से ली है। तो कहते हैं टिकट तो ऑनलाइन ही मिलती है, यानी उन्होंने ऑन स्पॉट वहाँ पे वो रखा ही नहीं कि टिकट काउंटर ही ख़त्म कर दिए। अब ये इसको मैंने कहा अगर इसको आप थोड़ा सा डी कोड करें कि वो ये क्यों कर रहे हैं, और ये जो जितने लोग यहाँ पे ऑनलाइन से अभी तक ना वो इनकार कर रहे हैं या उसकी सिग्निफिकेंस को नहीं जान रहे, तो ये डेवलप वर्ल्ड में आप ये देखें इस तरह सेम आईफिल टावर पे जब हम गए पेरिस में, तो वहाँ भी उन्होंने इनकरेज किया कि टिकट्स आप ऑनलाइन जो है वो बाय करें। ऑल दो फिज़िकल भी मिल रही थी वहाँ पे, लेकिन वो इनकरेज यही कर रहे थे कि आप होता ही है कि जब आप ऑन साइट अपना टिकट घर रखेंगे या टिकट हाउस रखेंगे या कुछ भी आपने, तो उसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्व होंगे, उसमें सैलरीज इन्वॉल्व होंगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, उसके अंदर आपकी जो है ना एम्प्लॉय रखेंगे तो एम्प्लॉय के इश्यूज़ भी साथ होंगे। कभी वो छुट्टी कर लेगा, कभी उसके इश्यूज़ होंगे, कभी वो जॉब छोड़ के चला जाएगा। तो इसकी मैनेजमेंट कितनी बड़ी है, यानी आप जब कुछ आप खुद एजेंसी चलाती हैं आपको पता है कि सबसे मुश्किल काम जो है पीपल मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स। यस। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इनकरेज कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन अपनी उसको शिफ्ट कर दें, तो उनकी मैनेजमेंट सारी की सारी ऑटोमेट हो गई, सारे के सारे फंड्स उनके पास आ गए, और प्लस जो है सैलरी नहीं देनी पड़ रही और मैनेजमेंट अपने हाथ में है। तो ये आप देख लें कि ऑनलाइन जो प्रेजेंस है या मार्केटिंग है उसकी कितनी अहमियत है डिजिटल पे शिफ्ट पे। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का
दौर था, डिजिटल की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आई थिंक 6-7 साल हुए हैं पाकिस्तान में बहुत 10 ज़्यादा साल मतलब 10 साल कर लें। हाँ, मतलब विद इन 10 ईयर्स, हाँ, इससे within ज़्यादा 10 नहीं है, years, क्योंकि हाँ। हमें खुद भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा यूज़ या ऑनलाइन बाइंग, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कोविड के बाद शुरू की है, ड्यूरिंग कोविड की है। करने को कुछ नहीं होता था, जी। बैठे रहे, स्क्रॉल कर रहे हैं, ये वेबसाइट देख वो देख, तो खुद भी समझ में आया। अब खुद एजेंसी में रन कर रही हूँ, बट मैं खुद कन्विंस नहीं होती थी ऑनलाइन बाई करने में। ट्रस्ट इश्यूज हैं, प्रोडक्ट दिखाते कुछ है, भेजते कुछ है, साइज का इशू आएगा, रिटर्न नहीं होगा, एक्सचेंज पॉलिसी क्या होगी, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें क्लैरिटी आने में अभी भी इसमें गैप है इस वाली चीज़ में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। इसमें क्या हुआ ना कि पहले जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी तो ऑब्वियसली जिसके जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है, जो जिसके पास बजट है, तो वो मार्केटिंग में भी लगाएगा। तो ब्रांड सिर्फ इसीलिए, अगर जूते की बात करें तो बाटा और सर्विस ही था। अब 20 ब्रांड्स हैं, शायद नाम भी नहीं हमें पता होंगे। तो कोविड के आफ्टर मतलब डिजिटल ने ये आसानी की कि ब्रांड बनाना आसान हो गया, बट ब्रांड तो हम कह देते हैं, ब्रांड बनता कैसे है, एक्चुअल जो ब्रांड की डेफिनेशन है वो क्या है? ब्रांड की डेफिनेशन ना, वन वर्ड डेफिनेशन उसकी ट्रस्ट है। जिस तरह आपने भी एग्जांपल दी ना कि आप चीज़ें बाय कर तो लेती हैं लेकिन फिर भी ट्रस्ट इशू है कि ये जो दिखा रहे हैं ये हो या ना हो। तो ब्रांड का मतलब है ट्रस्ट। अगर आप जिस तरह जो भी कोई ब्रांड हैं उनको आप बाय करते हुए आपको नहीं ट्रस्ट इशू आपको उसी होता है जो ब्रांड नहीं होता। यानी आप यार चीज़ तो ठीक लग रही है, उसकी तस्वीरें भी ठीक लगाई हुई हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन आके यार ये नाम नहीं कभी सुना, तो ये नाम जो है नहीं सुना। फिर दूसरा कैश ऑन डिलीवरी में जो इशू आता है वो ये है कि आपको ब्रांड जो है वो चीज़ें खोलने नहीं देता। यानी जो भी कैश ऑन डिलीवरी है वो कहता है पहले पेमेंट करो और फिर आप ये अच्छी है बुरी है, या तो ये बंद डब्बा ही वापस कर दो, या फिर आप जो है वो अगर डब्बा खोलना है तो पेमेंट करो और फिर आपकी हम कोरियर कहता है हम नहीं लेके जाएंगे, फिर आपका जो भी इनका एसओपी है डब्बा खोलने के बाद वो आप इन फॉलो करें, जो भी इनका सिस्टम है उसको फॉलो करें। लेकिन यही तो बात है, सर आपने ब्रांड की बात की कि जब आप ब्रांड से बाय करते हैं ऑनलाइन तो आपको ना ट्रस्ट इशू नहीं होता, और अगर आपको ट्रस्ट इशू है तो वो ब्रांड नहीं है। सिंपल पैरामीटर है कि ट्रस्ट है तो ब्रांड है, ट्रस्ट नहीं है तो ब्रांड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, जैसे बहुत सारे आपके साथ भी एक्सपीरियंस होगा और हमारे पास, मतलब मैं हमारे पास तो रोज़ का काम है कि अक्सर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट है, ऑनलाइन ब्रांड में मुश्किल नहीं रहा ना, पेज बनाओ शॉपिफाई पे। अब तो बहुत सारे ऐसे टूल्स भी आ गए कि आपको वर्डप्रेस या शॉपिफाई की जरूरत भी नहीं है, फ्री वेबसाइट्स भी वन पेज टाइप की बन जाती हैं। फेसबुक की अपनी मार्केट प्लेस है, उस पर शॉप क्रिएट हो जाती है, इंस्टा पे हो जाती है। तो प्रोडक्ट बनाना और बेचना मुश्किल नहीं है, जो कि अच्छी बात है। घर बैठे हुए लोग जिनके पास स्किल्स हैं, कुछ चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, वो भी कर रहे हैं, तो ये ग्रोथ के लिए तो अच्छी बात है हमारी इकोनॉमी के। लेकिन हमने ब्रांड की डेफिनेशन को कंफ्यूज कर दिया अपने कस्टमर के लिए। जो वाकई ब्रांड है, जो मेहनत कर रहा है, जो अच्छी क्वालिटी डेवलप कर रहे हैं, उनको चैलेंज आ रहा है, वो कहीं पीछे रह गए। सो इसमें चेंज आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम भी रिकमेंड करती हूँ मैं भी अपने कस्टमर को, ब्रांड बनाना है तो ब्रांड बनता है पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। ब्रांड बनाते ही हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी आज लॉन्च किया है और अगले ही महीने मुझे बस इसका 5% 10% कुछ ना कुछ एक स्मार्ट फिगर्स में सेल मिले, तो वो नहीं मिल सकती। अच्छा, मिल भी सकती है अगर आप लकी इनफ हैं, आपका प्रोडक्ट उस कैटेगरी में फॉल करता है कि जी मार्केट में आते बहुत यूनिक है आप, या बहुत चीप है आप, 2 ही सूरतों में बिक सकते हैं फॉरन। तो आई बिलीव आप यूनिक हैं तो यूनिकनेस भी टाइम लेती है मार्केट में पेनिट्रेट होने के लिए। तो आपका इसमें क्या राय है कि आपको कितना टाइम, ब्रांडिंग कितनी मैटर करती है ब्रांड में? ब्रांडिंग तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो आपने बात की है इसको अगर देसी, जो तरह पंजाबी में कहावत है, जिस तरह आपने कहा ना कि टेम्परामेंट होना चाहिए क्लाइंट का कि वो ब्रांड बनाने का हौसला भी रखे। तो उसमें जब भी कारोबार शुरू करते थे तो पंजाबी में हमारी कहावत है कि वो कहते हैं कि पहले साल पहले हट्टी फिर चट्टी फिर खट्टी। तो ये है कि जो ब्रांड का भी यही हिसाब है कि पहले आपने उसका ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। अच्छा, ऐसे भी है कुछ चीज़ें बिक बहुत रही हैं लेकिन वो ब्रांड नहीं है। उसका नुकसान ये होता है कि जब किसी को ये पता लगता है कि ये बहुत बिक रही है, तो जब तक वो नॉर्मल चल रही होती है तो कोई नोटिस नहीं करता। तो जब वो बहुत बिक जाती है, यानी वो ज़्यादा चलना शुरू हो जाती है, तो उसी नाम से वो जो है वो शुरू कर देते हैं। जिस तरह इसकी क्लासिक एग्जांपल, आप लक्ष्मी चौक जाएं
तो वहाँ पे आपको तकरीबन कोई 200 मीटर के अंदर आपको बट कढ़ाई नजर आएगी, न्यू बट कढ़ाई, असली बट कढ़ाई, बट कढ़ाई तिक्का। उन्होंने सिर्फ बट कढ़ाई जो है ना वो बोल्ड करके लिखा हुआ है, उसमें असली और कदीमी पुरानी पता नहीं किस तरह से करके जो है ना उन्होंने वो ये सारे वो किए, मतलब हमने उसमें कोई भी सिग्नेचर बना ब्रांड लिया नहीं कि है। जी बट कढ़ाई जो है ना ये एक ब्रांड है। हाँ, लेकिन वो क्या है कि अगर बट कढ़ाई को ये विजन होता कि ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ पे जो भी असल बट कढ़ाई होती, इस तरह मुल्तान जाए आपको हाफिज़ का सोन हलवा ही नज़र आएगा, यानी आपको मुल्तान में जाना, हाफिज नहीं होंगे। हाँ वो ये है कि असली हाफिज कदीमी हाफिज हाफिज फलाना आगे नाम, लेकिन वो बड़ा सा हाफिज करके लिखा होगा। तो ब्रांडिंग की ये है कि सबसे पहले जो जिसका ब्रांड का विजन होता है ना, वो अपना ब्रांड, वो कहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट तो हो रही है। अब जब बट कढ़ाई ऐसे तो नहीं मशहूर हो गई, वो कहीं 5, 10, 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल लोगों ने उसको वर्ड ऑफ माउथ उसका फैलाया होगा। तो जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेल होना शुरू होगी तो इर्द गिर्द लोगों ने देखा। अब जब आप अपना ब्रांड बिल्ड नहीं करते, मतलब ये लर्निंग है उनके लिए भी जो क्लाइंट्स हमें देख रहे हैं, कि जब आप अपना ब्रांड बिल्ड नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड करना एक अलग बात है और ब्रांड बिल्ड करना, रजिस्टर्ड करना तो पहली स्टेज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ऐसे ही है ना कि जैसे मतलब मैं ये मानती हूँ और हम ये स्ट्रेटेजी अपने क्लाइंट्स पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आप एक ब्रांड में 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करें या एक करें, मतलब अक्सर कस्टमर कहते हैं जिनके पास मतलब बहुत सारे वेल अवेयर भी होते हैं, बट ऐसा कस्टमर भी आता है जी ये ब्रांड है और मुझे ये चीज़ चाहिए और ये इसको बेच दो। जब पहले दिन सेल पे जाएंगे तो फिर ब्रांड कहाँ गया? ठीक है, ब्रांड तो हमारे पास ऐसे भी हैं। ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तान में आई, जो कि चाइना से एक प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं आप किसी भी तरह से, उनके पेज पे जाके देखें ना, ऐड दिख रहा होता है, पेज पे जाके देखें तो एक भी पोस्ट नहीं है, कोई फॉलोअर्स नहीं है, कंटेंट नहीं है, बट उनका ऐड चल रहा है, चाहे वो गूगल एड्स के थ्रू दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है। इट मीन्स कि उनके पास इन्वेंट्री है और उनके पास टाइम नहीं, उनको पता है कि उनको अपनी 3 महीने के अंदर इन्वेंट्री क्लियर करनी है, उनको कंसर्न ही नहीं है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है। तो वो तो क्लियर है, वो ड्रॉप शिपिंग के मॉडल पे चल रहे हैं, उनको आज एक नाम से कर रहे हैं, कल दूसरे नाम से भी करेंगे। हमें ये भी नहीं पता, उस प्रोडक्ट का ट्रस्ट भी नहीं है। मतलब मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मैंने आज तक खैर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए बाइंग में। मतलब मैं बड़ा सोच के इन्वेस्ट करती हूँ कि चाहे मैं 500 का भी ऑर्डर कर रही हूँ, एक तो काम आना चाहिए और फिर वैल्यू ऑफ मनी भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम प्रोडक्ट बेचने पे फोकस क्यों कर रहे हैं? हमारा फोकस होना चाहिए ब्रांड बनाने पे। लोगों को आप ब्रांड याद करवा दें। आप याद किससे करवा सकते हैं? आपकी टाइपो, आपके कलर्स, आपके फॉन्ट्स आपको ब्रांड बनाते हैं। और इतना हैमर करें बार बार बजाय इसके कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करें, सिर्फ ब्रांड को ही दिखाएं अपनी प्रमोशंस में, मार्केटिंग में, चीज़ों में, तो वो चीज़ें हैमर होती हैं। हील शूज़ को हमने मार्केट जब करना शुरू किया, हमारे पास जब ऑन बोर्ड हुआ 13 स्टोर्स थे उनके, 12 या 13, 2018 की बात है। वेबसाइट की प्रेजेंस नहीं थी, ऑनलाइन कहीं नहीं थे। मैं खुद भी मतलब फीमेल ब्रांड था तो मैं यूज़र हूँ, मैंने भी नाम नहीं सुना था। बट जब हमने उनको 2 साल के बाद कई नाम लेते थे तो किसी के सामने भी हाँ देखा है हमने, मतलब स्टाइलो, ECS जो अनारकली से निकले, जिनका वर्ड ऑफ माउथ था, जिनका एक लॉयल कस्टमर था, इन्होंने शेयर तोड़ा। कैसे तोड़ा? हमारी एक ही स्ट्रेटेजी थी, हम अवेयरनेस पे काम करते थे। हम कोई रेंज नहीं बेचते थे, कोई कैटेगरी नहीं बेचते थे, सिर्फ हील्स दिखाते थे। हील्स का पिंक कलर, जहाँ पिंक दिखता था लगता है हील्स होगा। सो वही स्ट्रेटेजी हमने अपना जब ब्रांड लॉन्च किया है द स्किन शॉप, अगेन आपने उसकी पैकेजिंग भी देखी है, उसके अंदर भी अवेयरनेस को सामने रखते हुए, ब्रांडिंग को सामने रखते हुए कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, पूरी रेंज भी पड़ी हो तो देखना नहीं पड़ेगा अच्छा ब्रांड कौन सा है, आइडेंटिकल हो रहा है। सो आपको हमारा ब्रांड कैसा लगा? अच्छा, इस जो आपने बात की ना, पहले इसको थोड़ा सा मैं रिलेट करूँ। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है दिहाड़ीबाज होता है और एक होता है कारोबारी। ठीक है, ये आपको यहाँ से ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जिस तरह आपने एग्जांपल दी ना कि ड्रॉप शिपिंग वाले कुछ इन्वेंट्री मेंटेन की, वो होता है दिहाड़ी मौसमी। उनको पता है कि यार मैंने दिहाड़ी लगाई दी है और मैंने निकल जाना है। और ये बिजनेस में नहीं, हर जगह, हर प्रोफेशन में इस तरह के लोग होते हैं कि बंदा ये सोचता है कि यार ये तो इतना अच्छा काम अगर कर रहा है, अगर ये सिर्फ एटीट्यूड अपना ठीक करे और दिहाड़ी एटीट्यूड से निकले और इसको एक मुस्तकिल काम के तौर पर लेके चले तो ये ज़्यादा एक्सेल कर सकता है। लेकिन वो जो बंदा कर रहा होता है वो कहता है कि मैंने दिहाड़ी पे रहना है। उसकी अप्रोच ही इतनी है ना, अप्रोच, उसका विजन जो है ना बड़ा स्मॉल है। तो जो बिजनेस कर रहा है उसने भी, जिसने ब्रांड बिल्ड करना है ना, उसको सबसे पहले ये विजन या तो किसी से ले या उसके पास खुद हो कि यार मैंने ब्रांड बिल्ड करना है, मैंने दिहाड़ी नहीं लगानी, मैंने वन टाइम जो है ना नहीं करना। वो कह रहा है कि वन टाइम तो मैंने इसलिए बेचना है कि अगली दफ़ा की रिटेंशन हो, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो उसने एडवर्टाइजिंग आपको एक दफ़ा
एडवर्टाइजिंग या पीआर वो आपको एक दफ़ा उसका मैक्सिमम ये है कि एक दफ़ा वो आपको ख़रीदवा सकती है, लेकिन उसकी रिटेंशन जो है वो प्रोडक्ट की होगी। यानी आपने जितना मर्जी ऐड अच्छा बना लिया, लेकिन जब आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ली, फिर लाख शाहिद अफरीदी भी आगे कहता रहे, वसीम अकरम कहता रहे, या जो भी बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर या बड़े से बड़ा ओपिनियन मेकर कहता रहे, तो आप उसको दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि आपको अपना एक्सपीरियंस याद है। करेक्ट, मतलब तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये बाकी जो आपके स्किन का ब्रांड है उसमें मैं मतलब ये देख रहा स्किन शॉप में जो मैंने पहले चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, जो आपके साथ अभी ऑफ द कैमरा बात भी कर रहे थे, कि ये आपका विजन है कि आप दिहाड़ी लगाने नहीं आई हुई यहाँ पे। ये नहीं है कि आपने कोई 200-300 या 2-3 हज़ार प्रोडक्ट्स बनाई, उनको बेचा, हाथ झाड़े और कल को कोई नया काम सूझ गया। तो ये आपका जो विजन होता है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देता है। ये एक अगर कोई सही मानों में कारोबारी है तो ये नहीं सोचेगा कि मैंने जो है ना वो 2-3 महीने सेल करनी है, वो आगे वो कहेगा कि ये मेरे 10 साल 15 साल चले, या इसका एक विजन नस्लों तक जो है ना वो चलना है। तो ब्रांड में सबसे पहली जो चीज़ आती है, मतलब आपने प्रोडक्ट तो बहुत बाद में इस्तेमाल करना है। साइकोलॉजी का एक टर्म एक कॉन्सेप्ट है TBI, टोटल बॉडी इमेज। टोटल बॉडी इमेज ये कहता है कि आप जो हैं वो आपको लगने चाहिए, यानी आप जो हैं वो लगना चाहिए। तो आप ये अगर फ़र्ज़ करें कि मैं ये क्लेम करता हूँ कि मैं तो बहुत रिच आदमी हूँ और मैंने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, या मेरी हालत बुरी है, तो आप ये कहेंगे कि यार तुम शक्ल से तो नहीं लगते। मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे अपने जो है चारों तरफ जो है ना ब्रांड की चीज़ें या ब्रांड के लोगोज़ शाइन कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि आपकी अपीयरेंसेस से आप कहते हैं यार ये लगता नहीं है बंदा। तो वो लगने वाला जो है ये कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड टोटल बॉडी इमेज, के आप जो बात कह रहे हैं लोगों का उस पर इमेज है। तो ब्रांडिंग में जो सबसे पहली चीज़ है वो ब्रांड का टोटल बॉडी इमेज होना चाहिए। तो जो आपकी प्रोडक्ट में मैंने जो चीज़ देखी सबसे पहले, कि आप जब प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करेंगे वो तो फिर एक एक्सपीरियंस जनरेट होगा, लेकिन उसका टोटल बॉडी इमेज देखें। सबसे पहले आपका बॉक्स है, उसके ऊपर ब्रांडिंग है। तो बॉक्स में ये मेरे पास यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी एग्जांपल देने के लिए, अब मैंने इसको पकड़ा है ना, इसकी एक तो कलर है, फिर इसके ऊपर ये जो प्रिंटिंग करवाई हुई है, ये प्रिंटिंग में कोई कंजूसी नहीं है। और जो है ना बॉक्स के पीछे भी एक साइकी है, उस पर भी हम बात करेंगे। हाँ, बॉक्स जो है वो बॉक्स की क्वालिटी पकड़ के ना, जो आपको पहली चीज़ है ना, प्रोडक्ट तो आपने बाद में इस्तेमाल करनी है, इसका टोटल बॉडी इमेज है एक। तो इसका TBI जो है ना वो एक ब्रांड का है, क्योंकि मैंने स्किन केयर जो प्रोडक्ट जो मार्केट में बड़े बड़े हैं उनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है और मेरे दोस्त भी हैं। तो मैं जो पहली चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि मैं तो एक डिमिशन हूँ, तो मैंने आपको पहली बात की कि आपका टोटल बॉडी इमेज जो है ना वो बड़ा कमाल है। यानी आपने इसकी ये जो फॉन्ट ऊपर लिखवाया है इसमें कोई बचत नहीं की, यानी अच्छे आपने क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारी पूरी रेंज में गोल्ड फॉइल का हमने यूज किया है, टोटल प्रिंटिंग में, स्टिकर्स में भी, बॉक्सेस में भी। इसके पीछे जो मतलब आपने जो चीज़ की है वो तो अभी हम आपसे पूछते हैं, लेकिन जो कस्टमर है उसको इतना पता नहीं है। उसको ये पता है कि यार ये लग कैसा रहा है, उसने ये देखना कि लग कैसा रहा है। तो ये बीइंग अ कस्टमर अगर मैं एक चीज़ पकड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये कोई क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो मैंने पहला जो उसका TBI है वो विन किया, कर लिया। यानी एज अ ब्रांड जो है वो आप पहले टेस्ट में पास हो गए। फिर जब आप उसको खोलेंगे, इसमें से प्रोडक्ट्स निकालेंगे, फिर आपका एक्सपीरियंस जनरेट होगा। पहले इस पे आपसे मैं चलें बात करते हैं अब, क्योंकि ये आपके हाथ का काम है जी। तो ये हमारे पास एक रियल टाइम एग्जांपल भी आ गई है। तो क्या आप बताएं, इसको एक्सप्लेन करें कि इसकी जो कलर थीम है और इसका जो लोगो है और इसका फॉन्ट है, इसके पीछे आपकी क्या इसके पीछे फिलॉसफी है? अच्छा, हमारे यहाँ ना एक बड़ा मिथ है या मिसकंसेप्शन है कि स्किन केयर तो सिर्फ खवातीन के लिए है, बट नहीं, मुझे लगता है कि स्किन केयर हर तरह की स्किन के लिए है। हम पिंक में जाते, पिंक पर्पल, मुझे पर्सनली आजकल टील और पिंक पर्पल बड़ा पसंद है, बट उसमें जाते तो स्पेसिफिक हो जाता फीमेल, तो बंदे तो हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसको किसी और कलर में जाते हैं तो पूरा मैनली ना दिखे। सो ग्रीन कलर को जब हमने देखा बहुत ऑलिव ग्रीन है, हालांकि मर्दों को तो इतना ही, करेक्ट, लेकिन ये ऑलिव ग्रीन है, ये ऑलिव ग्रीन और मुझे ना सिर्फ
मुझे नहीं, मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि टी पिंक कौन सा है। मतलब चलिए हम ग्रीन कह रहे हैं, हाँ, तो ग्रीन ग्रीन फैमिली की आपने, फैमिली है, हाँ, और ग्रीन ग्रीन फैमिली फैमिली। ऐसी जिसको हमने जब रिसर्च किया तो ये मेल और फीमेल यूनिसेक्स कलर है। ये फिक्स नहीं कर सकते कि ये सिर्फ खवातीन का है, ये सिर्फ बंदों का है। तो पहले तो हमने अपने ब्रांड कलर के साथ ही डिफाइन कर दिया कि भाई हम सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। फेस वॉश खवातीन भी करती हैं, मर्द भी करते हैं, सबको करना है। स्किन सबको अच्छा दिखना है, अच्छा खूबसूरत अच्छा दिखना सबका हक है। मतलब बेसिक क्लीनिंग तो हमारे तो मजहब में भी सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमारी जितनी भी रेंज भी है, उनके भी जो कलर्स चीज़ें हमने पिक किया, प्रोडक्ट के कलर्स को तो हमने उनकी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। बट मेनली क्योंकि अगेन मेरी अपनी स्ट्रेटेजी भी यही है, हमने इसकी मार्केटिंग करनी है, जो भी चीज़ें करनी है, किसी प्रोडक्ट को आगे नहीं लेके जा रहे, ब्रांड नेम लेके जा रहे हैं, हम अवेयरनेस कर रहे हैं। ठीक है, द स्किन शॉप के अंदर आपको सब मिलेगा, हेयर, स्किन, बॉडी, इनफैक्ट इंशाल्लाह आगे जाके हम कॉस्मेटिक्स भी लेके आएंगे, बट स्किन के अंदर मेंस की रेंज भी आएगी। सो ये बहुत क्लियर है कि 10 स्किन शॉप के अंदर हम रिटेल शॉप्स पे भी जाएंगे। उस शॉप के अंदर एक स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स की जरूरत है वो सब की हैं, और एक ऐसा प्रोडक्ट स्टोर ये है जिसमें घर के हर बंदे का प्रोडक्ट पे बाद में बात करते हैं, नहीं आगे इस पर करते हैं। जो पहला हमारा मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या जो ब्रांड बिल्ड करने में लोग इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए पहला लेसन इसमें ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को जो ऑप्ट कर रहे होते हैं तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये नहीं है कि आप कोई काला नीला पीला डब्बा कोई भी आप कर लें, तो दैट ये ब्रांड की पहली जो उसका प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आप जो है ना, विजन आपने बताया कि आपने इसको किसी जेंडर से एसोसिएट नहीं किया। आपने पर्पसली इसका कलर ऐसा रखा जो कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाएं आप, ये जो आपने इसका फॉन्ट रखा है, इसमें क्या आपके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जब कोई भी ब्रांड नेम है ना, तो ब्रांड नेम एक ज़माना था कि लोगो आइकॉन के साथ लोग जाते थे। अभी पिछले काफ़ी टाइम से मैं लास्ट टाइम मुझे 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट मिला, हमें एक ब्रांड को रीब्रांड करना था, और उनका था जो बड़ा ब्रांड था, एकदम से ऐसे चेंज नहीं कर सकते थे। तो आई स्पेसिफिकली ट्रेवल टू दुबई। वहाँ जाके मैं हर मॉल में सिर्फ इसलिए गई कि अच्छा मार्केट में चल के आ रहे, मतलब दुबई में आपको पूरी दुनिया के ब्रांड्स मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे। सो मैंने हर मॉल में जाके मतलब चल के मेरे पाँव रह गए, बट मैंने वॉक इन हर मॉल को विजिट किया, हर स्टोर में गई, उनके डिस्प्ले भी देखे, उनके बोर्ड्स देखे, जितनी रिसर्च कर सकती थी मैंने किया, और मुझे ये समझ में आ गया कि लेटेस्ट ट्रेंड इज मिनिमलिस्टिक एंड वेरी क्लियर। अब मुझे कोई कर्व्स नहीं चाहिए, मुझे बोल्ड नहीं चाहिए, मुझे बहुत स्लीक नहीं चाहिए, लोगों का फॉन्ट ऐसा होना चाहिए। आप उसको 1 by 1 के स्टिकर में लेके जाएं, या 1080 x 1080 की पोस्ट में लेके जाएं, या 100 by 120 के बिलबोर्ड पे लेके जाएं, लोगो क्लियर दिखे, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ब्रांड अपना नाम अगर दिख रहा है ना, आपको अपनी आइडेंटिटी क्लियर है, फिर आप दिख भी जाएंगे और बिक भी जाएंगे। बिल्कुल सही। यानी दूसरा इसमें लेसन ये है कि जब आप ब्रांड जो बिल्ड कर रहे हो तो आपने लोगों के हवाले से बड़ा क्लियर रहना है, और आपने एक नया ट्रेंड जिस तरह बताया कि आप जिस तरह आपका ये लोगो है, जब द स्किन शॉप लिखा हुआ है, ये लोगो भी है और ब्रांड नेम भी है और ब्रांड आइडेंटिटी भी है। तो ये मतलब इसकी पैकेजिंग और जो इसकी है। अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हम कस्टमर के एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं ना, कि पहले किसी ने डब्बा पकड़ा, डब्बे की लुक एंड फील उसको हुई, एक इम्प्रेशन बना, तो उसका इम्प्रेशन बना कि यार कोई सीरियस लोग हैं या सीरियस प्रोडक्ट है, कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है। तो प्रोडक्ट पे अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करें, ये जो है प्रोडक्ट है आपकी, मैंने रैंडम पकड़ी है। अच्छा, इसकी भी लुक एंड फील बड़ी मज़ेदार है, यानी ये इस पे आपका नाम भी है, और प्रिंटिंग क्वालिटी पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, यानी इसका जो लुक एंड फील है वो बड़ा बेहतरीन है। यानी कि जब आप इसे पकड़ते हैं, और ये मेरे से इनग्रेव्ड भी इसके ऊपर किया हुआ है, तो ये जब इंसान पकड़ता है तो उसको यानी एक फील आता है कि प्रोडक्ट है। इसके पीछे अगर कुछ ये जो पैकेजिंग है। अच्छा, इस पे बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इस पूरी रेंज को अपने पास रखें। ये हमारी ब्राइटनिंग रेंज है, ये ब्राइटनिंग सीरम है, ब्राइटनिंग फेस वॉश है, ब्राइटनिंग क्रीम है। अब प्रोडक्ट की बारी आ गई, तो प्रोडक्ट पे हम जल्दी बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट में जो आपने इसके ऊपर सारा फॉन्ट है और जो कलर स्कीम है, इसके पीछे आपकी क्या सोच है, क्या फिलॉसफी है? अरे इसमें डॉक्टर साहब, जैसे इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात करें जो आपके हाथ में है, पिंक कलर में है, ग्लो मैक्स प्रोडक्ट नेम बड़ा विजिबल पड़ा जा रहा है। इसमें देखें तो हमारी एक्चुअली रेंज है ये पूरी,
हमने पिंक इसको क्यों लेके चले, बिकॉज ब्यूटी को हम ब्राइटनेस, हमारी स्पेसिफिकली एशिया के लोगों का ब्यूटी का मतलब है गोरा रंग। अच्छा, एक तो हम वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, गोरा नहीं, क्लियर स्किन होना है और हेल्दी स्किन रखना है। तो ग्लो किसी भी स्किन टोन पे हो सकता है, तो उसको हमने पिंक के साथ इनका कोलैबोरेट किया। ठीक है, इसमें हमारी ब्राइटनिंग क्रीम है, फेस वॉश है एंड सीरम है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो हर प्रोडक्ट के अंदर लोगो एक अपनी स्पेसिफिक पोजीशन में है, अपनी एक स्पेसिफिक साइज के अंदर है, और सबकी प्रिंटिंग में हमने एक यूनिफॉर्मिटी रखी है। वो हर जगह पे गोल्ड फॉयल है तो फॉयल ही दिख रहा है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह हम एकेडमिकली भी पढ़ते हैं कि कंसिस्टेंट लुक, ब्रांड की जो है कंसिस्टेंट लुक होनी चाहिए। जिस तरह आपने बताया कि आपके बॉक्स पर भी ये है, साइज में वेरी मतलब, लेकिन कंसिस्टेंट लुक है जी। उसमें वैसे ना जब हम ब्रांड और लोगो बनाते हैं तो एक गाइडलाइन बनती है, एक प्रिंटिंग गाइडलाइन बनती है, एक लोगो गाइडलाइन होती है। तो एक्चुअली हमने उस गाइडलाइन को फॉलो किया है कि हम किस प्रोपोर्शन पे जाएंगे तो हमने इस लोगो को कितना विजिबल रखना है। प्लस प्रोडक्ट ब्रांड तो देख गया, जब प्रोडक्ट हाथ में आ रहा है तो प्रोडक्ट कंफ्यूज नहीं कर दें, हम पूरा पूरा मजमून मत लिख दें, तो प्रोडक्ट समझ तो आए क्या है। मतलब इतना डिजाइन इसमें देखिए, हमने कोई पिक्चर नहीं डाली, कोई फेस नहीं है, कोई फूल बूटे नहीं है, कोई ड्रॉपर्स नहीं है जो कि अक्सर लोग इंग्रेडिएंट्स भी लगाते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल, और बड़ी जो जिस तरह आप कहते हैं ना प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो आप जो प्रीच करती हैं कि मिनिमलिस्टिक अप्रोच, तो वो इसके अंदर हमें नज़र भी आ रही है। तो चलें हम अपने यूज़र एक्सपीरियंस को नेक्स्ट फेज़ पे लेके जाते हैं। ये एक बॉक्स है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो इसके अंदर दोबारा बॉक्स रखने की क्या रैशनल है? और ये जो आपका प्रोडक्ट है सीरम है, इसको आपने ग्लास में किया हुआ है। आजकल तो वैसे प्लास्टिक मेरा ख्याल है ज़्यादा चलता भी है और मेरा ख्याल है लेस एक्सपेंसिव भी होगा। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें बताएं। पहले तो ये बताएं कि वाई यू पुट दिस एडिशनल डब्बी। अच्छा, इसमें एक रीज़न ये थी कि प्रोडक्ट, पहले तो हमने बड़ा रैशनली ये डिसाइड किया कि प्रोडक्ट का वॉल्यूम क्या होना चाहिए। 30 ml 50 ml भी मार्केट में सीरम चल रहा है, सही, ठीक है, हमारा 20 ml में है। 20 ml मतलब प्रोडक्ट एक ना ह्यूमन साइकी है, जब किसी के कोई बहुत ज़्यादा चीज़ मिल जाती है ना तो बोर हो जाते हैं, नेचर है। तो जब हम 30 या 50 ml दे देंगे ना तो कस्टमर बोर हो जाएगा और उसको लगा अच्छा ठीक है, मतलब मुझे लगता है प्रोडक्ट एक टाइम के बाद जाके वो ड्रेसिंग पे पड़ा रह जाता है, वो काउंटर पे पड़ा रह जाता है, तो वो यूज़ नहीं होता। हमारा जो प्रोडक्ट है अगर आप डेली भी यूज़ कर रहे हैं तो पूरे 1 मंथ का डोज है। सही, आपने एक दफ़ा ले लिया तो आपको 1 मंथ निकलेगा, नेक्स्ट टाइम आपको यूज़ करना है, आपको सूट कर रहा है तो आप दोबारा ले लेंगे। प्लस सीरम ऑयल बेस्ड होते हैं, इनमें केमिकल्स नहीं है, इनके साइड इफेक्ट नहीं होते, तो इनकी इफेक्टिवनेस बहुत मैटर करती है किस पैकेजिंग में जा रही है। अच्छा, मतलब इवन अगर आप स्केयर करेंगे और सिलेंडर में जो इफेक्टिवनेस है स्केयर करेंगे तो शायद उस पर भी फर्क पड़ेगा। सो बड़ा तो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आपने जो उसका कंटेनर है उसको वो ग्लास में रखा ताकि इसकी क्वालिटी और फ्रेशनेस और जो उसकी वो है वो कस्टमर तक इसके लिए हमने प्रॉपर एक ब्यूटी कंसल्टेंट को ऑनबोर्ड किया। अच्छा, हमने उनसे पूछा कि अच्छा ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड नहीं है कॉस्मेटिक्स का, तो हम तो मार्केटिंग जानते हैं, हम ब्रांडिंग जानते हैं, बट प्रोडक्ट के लिए टेक्निकल जो चीज़ें हैं, तो उन्होंने बताया कि इसकी शेप मैटर करती है ये वाली। पहले हमने भी पहले बड़ी खूबसूरत सी सेमी स्केयर बॉटल पे की थी, फिर हम सिलेंडर में गए, वॉल्यूम छोटा किया, ग्लास में गए, सारे सीरम्स हमारे ग्लास में। अब ऐसे जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, विटामिन सी है हमारा ये। अच्छा, विटामिन सी के बारे में कहते हैं कि अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट बॉटल में देंगे जिसको सन रेजेस टच कर पाए, आपके सीरम की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो सीरम मतलब विटामिन सी को कभी भी ग्लास और ट्रांसपेरेंट बॉटल में अगर है किसी ब्रांड का तो हम कस्टमर को रिकमेंड करेंगे मत लें। अभी मतलब मुझे भी नहीं पता था जब हमने इस पे काम करना शुरू आप प्रोडक्ट नॉलेज आपने एक्वायर किया तो उसमें आपको ये पता लगा कि और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या ब्रांड डेवलपमेंट में कि आपको प्रोडक्ट का बेस्ट नॉलेज हो। हमें 1 साल लगा प्रोडक्ट को डिज़ाइन, डेवलप और रिसर्च करने में, 1 से 1.5 साल इनफैक्ट। मतलब 6 मंथ्स तो हमने सिर्फ ये रिसर्च किया कि मार्केट में चल क्या रहा है, हमें काम किस पे करना है, प्रोडक्ट हंट किया, वेंडर्स देखे, उनसे बात की, उनकी सैम्पलिंग की, उनकी पैकेजिंग देखी, फिर अगले स्टेप में जाके अच्छा हम जब डिसाइड कर लिया तो फिर हमने ब्यूटी कंसल्टेंट ऑनबोर्ड किया कि कैसे कैसे होंगी, जो सैम्पलिंग हो रही थी उनको डिफाइन किया, और आखिर में जाके उनके पैरेलल कहीं ना कहीं माइंडसेट में मेरी रिसर्च शुरू हो गई थी, मैंने इसको दिखाना कैसा है। सो मुझे इतना पता था, हमें लगता है शायद गोल्ड आ रहा है तो प्रीमियम आ रहा है, सो उसी को वही मेरे एक माइंड में कॉन्सेप्ट था, तो उसी को हमने कंटिन्यू रखा है कि कोई भी कलर चल रहा है तो हमारी गोल्ड की कंटिन्यूटी चल रही है। सो कहीं पे भी गोल्ड में दिखेगा, यही फॉन्ट दिखेगा, ये फॉन्ट भी देखेगा हमारा कस्टमाइज फॉन्ट है, ये रेगुलर फॉन्ट हमें
नहीं मिलेगा अगर इसको देखें। तो आई वांट कि जब कहीं पे भी देखे तो इस ब्रांड कलर या इस फॉन्ट को तो लोगों को लगे कि नहीं दिस इज द स्किन शॉप। बॉडी शॉप को जानते हैं ना, जरूरत नहीं है अब हमें उनके मतलब कोई नाम भी वैसे भी पता चलेगा अच्छा प्रोडक्ट अच्छा है, ये हम रेगुलर यूज कर रहे होते हैं। सो मुझे अपने इस ब्रांड को भी उसी विजन पे लेके जाना है, उसी पॉइंट पे लेके जाना है कि लोग बस अच्छा इनका प्रोडक्ट नया है ले लो, अच्छा ही होगा। मतलब ब्रांड का यही है ना कि आप उस ब्रांड के अम्ब्रेला के जितने भी प्रोडक्ट बने वो एक ट्रस्ट ऐसा क्रिएट कर लें कि लोग वो ब्रांड का लोगो देखें या ब्रांड का नेम देखें और उसको बिल्कुल जो है ना एक्वायर कर। करेक्ट। आपका सेकंड सवाल था कि इसके अंदर एक डब्बी क्यों, तो प्रोडक्ट को सही सलामत पहुंचाना भी है। प्रोडक्ट्स के अंदर भागेगा करने को तो हम स्केल बॉटल बनाते, सिरप की तरह छोटी बॉटल बनाते। अब ब्रांड बना रहे हैं तो फिर ब्यूटी भी तो दिखानी है, सिर्फ प्रोडक्ट तो डोर स्टेप पे डिलीवर नहीं करना। करने को तो हम इसको भी बबल रैप करके बेच दें, ऑनलाइन ही बेच रहे हैं ना। तो ऑनलाइन में तो कुछ भी जा सकता है, बट ये चीजें रिक्वायर्ड हैं, ये कुछ रिक्वायरमेंट होती है बीइंग अ ब्रांड, जो आपको हरकतें करनी पड़ती हैं। सो ये वो हरकतें हैं जो नेसेसरी नहीं थी, बट हमें लगा कि एक अच्छा क्वालिटी ब्रांड दिखने के लिए, जो कि इंशाल्लाह प्रोडक्ट तो हमारी जब कोई यूज़ करेंगे लोग तो वो अपना एक्सपीरियंस सबका होता है, बट हमारी जो एफर्ट है जो हम कर सकते हैं जब आप ब्रांड बिल्ड कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हैं कि जो आप दिखने में, ब्रांडिंग में, पैकेजिंग में कोई कंजूसी ना करें, कोई बचत ना करें, आप लगा दें। ब्रांड जब इंशाल्लाह बनता है और बिकता है तो फिर वो पे बैक भी करता है। नहीं, बड़ी अच्छी ये जो कि स्टूडेंट्स देख रहे हैं या जो लोग ब्रांड अपना बिल्ड करना चाह रहे हैं, या अगर कोई प्रोडक्ट चला रहा है और वो अपने आप को ब्रांड बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए बड़ी अच्छी लर्निंग है इसमें कि पहले आपने, जिस तरह मैंने कहा कि टोटल बॉडी इमेज ब्रांड का ऐसे बिल्ड करना है कि आपको पहला जो एक्सपीरियंस है बॉक्स का वो कितना शानदार एक्सपीरियंस है। फिर जो प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट उठाई है उसके ऊपर कितनी राइटिंग होनी चाहिए, उसका लोगो किस तरह से होना चाहिए, कंसिस्टेंट लोगो है, उसका लुक एंड फील क्या है। उसके बाद फिर जब उसे प्रोडक्ट तक पहुंचते और प्रोडक्ट पे भी जो आपने प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग की है वो भी बड़ी जो है सोफिस्टिकेटेड है और बड़ी स्पेसिफिक है। तो ये मेरा ख्याल है कि जो अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट को जो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट भी कर रहे होते हैं, तो वो इन बातों का ख्याल रखें। तो स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको कोई ये बताता नहीं है। डॉक्टर साहब ये चैलेंज एज ए एजेंसी ऑनर अगेन ये हमारी दुखती रग भी है कि स्टार्टअप्स जब आते हैं ना तो पेशेंस नहीं होता उनके पास, मतलब टाइम ही नहीं। अब हमें अपनी पैकेजिंग करने में यू कांट इमेजिन हमें कितना टाइम लगा। हमारी ये प्रिंटिंग पे जाने से पहले जब चीज़ें हमारी प्रिंटिंग पे जा रही थी, हम प्रीव्यू करने बैठे, मैंने फिर चेंज कर दिया। मतलब बना हुआ था बट मुझे जब हमने इसकी बड़ी प्रैक्टिस हुई, पहले प्रिंट निकाले, फिर कलर प्रिंट्स निकाले, फिर इंस्टा प्रिंट से खुद डबियाँ बनवा के हाथ से खुद फोल्ड करके कटिंग कर करके सामने रख के देखा कैसा लग रहा है, पिक्चर में कैसा दिख रहा है। इतनी प्रैक्टिस जब की तो मुझे इसमें झोल दिखा। अब ये अभी एक साथ पड़ी हुई है तो इसमें ये दिख रहा है, अभी एक सिमेट्री दिख रही है, उसमें वो नहीं आ रहा था, उसमें कलर में प्रॉब्लम आ रहा था। हमने कलर टोन्स को डिफाइन किया, फॉन्ट्स को डिफाइन किया, कहाँ गोल्डन लाइन होनी चाहिए, कहाँ फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए, कहाँ स्क्वीज होना चाहिए, किसी को छोटा करना है। अब ये एक दफ़ा की प्रैक्टिस नहीं है, आई थिंक इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 to 5 months। तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह मेरा तो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है और HEC ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ पे कंपल्शन की हुई है कि उन्होंने वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर बनाना है। तो इंक्यूबेशन सेंटर में हमारे बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, जो बच्चे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं वो स्टार्टअप्स के तौर पे शुरू करते हैं और उसमें 99% ऑफ द स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो आपने क्योंकि आपने इवेंट्स प्रमोशन की कंपनी बनाई, वो आपका पहला था, उसके बाद आपने इवेंट्स एंड पीआर, हाँ, उसके बाद आपने एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई जो कि माशाल्लाह चल रही है और वो अपनी सर्विसेज दे रही है। उसके बाद आपने द स्किन शॉप के नाम से अपना ब्रांड बनाया और वो भी माशाल्लाह उसकी इब्तिदा बहुत अच्छी है और आगे भी उम्मीद है कि वो अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। तो क्या आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं कि जब क्यों 99 जो है वो स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं? डॉक्टर साहब मैंने जब स्टार्ट लिया ना इवेंट एंड पीआर, अपनी कंपनी बनाई एबी इवेंट्स एंड पीआर, उस वक्त मैं जॉब कर रही थी। अच्छा, उसमें लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अगर हम टाइमली और तरीके से अवेल कर लें तो वही हमारी ग्रोथ की रीज़न भी बनती है। और मेरी मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में भी ये बोलती हूँ कि मैंने लाइफ में जितनी जॉब्स की हैं, मतलब मुझे आई स्टार्ट वर्किंग सिंस 2009, मैं भी पढ़ रही थी और मैंने साथ में काम शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे पैसे नहीं कमाने थे, मुझे सीखना था, मुझे लर्निंग करनी थी। एक तो हमारे स्टार्टअप्स के फेल होने का बड़ा रीज़न ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे विजन में क्या होता है, हमें पैसे कमाने, पैसे तो कमा ही लेंगे, पहले स्किल तो सीखें, पैसे आ जाते हैं।
वो शॉर्टकट हमारे हर इसमें, तो वो भी ये कहते हैं, शायद मेरा ख्याल है कुछ मीडिया ने भी इसको ओवर हाइप्ड किया है स्टार्टअप को, क्योंकि हम देखते हैं कि जी वो एक आइडिया शार्क टैंक में इधर उधर के आइडिया फेंका, उन्होंने कहा जी ये लो 10 करोड़ मेरे से ले लो, ये 15 करोड़ मेरे से ले लो, ये मतलब इट इज़ नॉट रियल लाइफ। ये नहीं देखते ना वो शार्क टैंक में जब आते हैं उसके पीछे वो कितने सालों की मेहनत लेके आते हैं, कितने धक्के लेके आते हैं। तो जब मेरे पास वो आइडिया आया उस वक्त मुझे मेरी वो कंपनी कैसे बनी कि मैं जॉब कर रही थी एक मैकमीडिया हाउस में थी, तो मुबशिर रहमान साहब की टीम के एक बंदे ने कहा जी मैं से इवेंट करना है तो आप प्रोडक्शन करती हैं तो आप इवेंट कर लेंगी, एक लॉन्च थी स्टोर की। मैं कहा मतलब जब मतलब न्यूज़ चैनल की प्रोडक्शन जो है ना वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बजट के साथ तो सब कर रहे होते हैं। न्यूज़ चैनल्स में कहते हैं एक डेफिनेशन होती है, अब जितने अच्छे जुगाड़ू है ना वो उतने अच्छे प्रोड्यूसर हैं, कि विदाउट बजट या लेस बजट के साथ आपको चीज़ें मैनेज करनी है और डिलीवर करनी है। बिल्कुल मैं कर लेंगे। अच्छा वो बड़ा लर्निंग वाला मेरे पास था। अच्छा मुझे कॉस्टिंग भी नहीं आती थी, मुझे पता भी नहीं था। बाद में पता चला जी वो मीडिया वॉल पे लोगो लगाना, तो आपकी कंपनी कौन सी? मैं कहा कंपनी तो कोई नहीं है। तो मैं कहा क्या करूँ? अच्छा मैंने अपने नाम से ही मैंने कहा अच्छा आयशा बिनते इकराम के नाम से मैं क्योंकि लिखती थी, तो ABA इवेंट्स एंड PR करके मैंने लोगो बनवा के किसी से दे दिया, उस पर लग गया। अच्छा उसमें मेरे लिए लर्निंग क्या रही कि उस पूरे इवेंट के आखिर में मुझे तकरीबन 60-70 हज़ार का नुकसान हुआ। अच्छा। तो बड़ी नींद उड़ी, बड़ी टेंशन भी हुई। अब उसमें काम भी किया और पैसे भी नहीं मिले। और मुझे याद है कि वो पहली दफ़ा, आपको पता मॉल्स में रात में 12 बजे के बाद आप सेटअप लगा सकते हैं। कैंट में मॉल था, एक नया मॉल बना था। अब रात के 3 बजे जब मैं घर आई ना, तो जो घर में मैं एंटर होते क्लास हुई वो एक अलग थी कि ये कौन सा तरीका है, कौन सा काम शुरू हो गया। तो चले वो अब काम करना है तो ठीक है, घर वाले तो ऐसे ही ट्रीट करेंगे, उनको तो नहीं पता। बहरहाल मैंने उसको इन चीज़ों को सुनती हूँ, ठीक है जितना ज़रूरी है उतना लेते हैं, लेकिन फोकस वो क्या होना चाहिए कि लर्निंग क्या थी। अब वो सेटअप कैसे लगना था, उन वेंडर्स के साथ डील करना, लगवाना, अगले दिन इवेंट भुगताना, और एंड ऑफ द डे पता चलता है कि आप तो लॉस में है। अरे उसमें 2 चीज़ें थी, या तो मैं दोबारा कभी इवेंट ना करती, या फिर मैं चुप करके नौकरी करती रहती, और या फिर मैं उसको एक्सेप्ट करती। तो मैंने सोचा यार मैंने तो बड़ी अच्छी नीयत से काम किया था और ये क्या हो गया। अच्छा कुछ ना होता तो जेब से भी ना जाता, बट जो लॉस हो गया ना, तो 1 महीना तो मेरी नींद उड़ी। और अगेन अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला आपको कर रहा होता है। विद इन अ मंथ मुझे आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी, हिमानी लॉन्च हो रहा था। अच्छा। रैचीज उनकी टीम आई, मुझे किसी के थ्रू एक कॉल आई कि जी ये एक इवेंट है, आप करेंगी? हाँ कर लेंगे। क्या करना है? PC में उनका 500 लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर का इवेंट था। पूरा थीम उनको कैंडल्स, बुकेस, क्योस, अब उनको लड़कियां चाहिए थी अशर्स विद ब्लैक अबाया एंड गोल्डन, उनको लोगो प्रिंट करवाने थे, एम्ब्रॉयडरी करानी थी। मतलब बहुत बड़ा डिटेल, बहुत बड़ा इवेंट था। हमने प्रॉपर सेट डिज़ाइनर, मतलब पूरी प्रोडक्शन उन्होंने आउटसोर्स करके हमें दे दी, यहाँ पे किया। और उस इवेंट में से मतलब बहुत काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया, और अच्छे खासे पैसे हमने सेव किए, अर्न किया। ऑलमोस्ट मैंने 3-3.5 लाख रुपया उसमें से अर्न किया। तो वो जो पहले इवेंट में नुकसान किया था ना, उस एक्सपीरियंस की वजह से मैं अगला इवेंट एग्जीक्यूट कर पाई। उस नुकसान की वजह से ये फायदा हुआ। करेक्ट, क्योंकि उस मेरा फोकस लर्निंग पे था ना। तो जो सीख लिया था ना उन गलतियों से, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके जब काम किया तो मज़ा आया। फिर मैंने क्या किया, कंपनी बन गई, नौकरी चल रही है। मैं 3-4 महीने में एक इवेंट करती थी, हो गया, आगे चलते हैं। उसके बाद एक टाइम आता है, ऑब्वियसली जॉब्स भी मैंने तब तक जॉब की है जब तक मुझे वहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, मेरी लर्निंग चल रही है। मेरी जॉब स्विच तब आता है जब मुझे लगता है बस अब यहाँ पे लर्निंग खत्म हो गई। 2018 में मैंने जॉब को खैरबाद किया और अपना उस पर आ गए, हम एजेंसी लॉन्च कर ली। एजेंसी का भी अब जो मीडिया का एक्सपीरियंस था, प्रोडक्शन थी, राइटिंग थी, डायरेक्शन थी, वो सब सीख के जब एजेंसी में आए तो पता चला अच्छा ये काम तो हम लोगों को फेवर में करते थे, अच्छा ये भी एक बिजनेस है। अच्छा उससे पहले ये हुआ कि पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हो गए थे, इवेंट्स का ट्रेंड खत्म हो गया, उस तरह से वॉल्यूम में रहे नहीं, शिफ्ट आ गया, अब वहाँ पे काम नहीं मिल रहा था। तो ये समझ में आ गया कि अच्छा वहाँ तो नहीं चलेगा, बट ये हो सकता है। अच्छा ये जब चीज़ें आई, लकीली मुझे क्लाइंट भी शुरू में फ़ॉरन मिल गए, को बहुत ज़्यादा एफर्ट मुझे करनी नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की इट्स ब्लेसिंग कि आप जब कर रहे होते हैं तो आप कुछ रास्ते भी निकलते हैं। जब मैंने स्टार्ट लिया ना तो गैरसन यूनिवर्सिटी के मैं ऑनरी मेंबर भी थी, तो मैं मिलने गई उनकी VC से, जर्नल थे एक। मैंने कहा सर मैंने अपनी एजेंसी रन की है, स्टार्ट की है, क्योंकि मेरे एक दफ़ा शो में आए तो उसके बाद उनसे सलाम दुआ रहती थी। मुझे कहते हैं बड़ा मुश्किल काम कर लिया आपने, हौसले वाला है, बस अब एक चीज़ याद रखना, 3 साल तक ये नहीं सोचना कि प्रॉफिट नहीं हो रहा। वो ना पता नहीं दिमाग में कहीं फंस गई वो बात,
उसके अच्छा मेरे साथ प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब चीज़ें मेरी बहुत अच्छी चली। इवन कोविड भी आया दरमियान में, हमने मतलब बहुत अच्छे से मैनेज किया। बट दरमियान में अगेन शायद बिजनेस में आके पैसे का लालच आ जाता है, बिजनेस किया तो अब इतने पैसे कमाऊंगी और मल्टीप्लाई सीधा ओवरनाइट हो जाएगा। तो उनकी वो बात मुझे ना आज भी काम आती है कि स्टार्टअप अगर 3 साल सर्वाइव कर गया तो ये आपका प्रॉफिट है, 5 साल के बाद आपको वाकई प्रॉफिट देगा अगर आप स्टार्टअप है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम लेके नहीं निकले थे। इन्वेस्टर्स को आप इन्वॉल्व करेंगे तो एक अलग कहानी होती है। तो मैंने आज तक कोई इन्वेस्टर भी नहीं लिया। घर से जब निकली थी, जब जॉब रिजाइन की थी तो 3 महीने की सैलरियाँ चैनल के पास थी, कोई सेविंग नहीं थी। मुझे वैसे लगता है मीडिया के पैसे में बरकत ही नहीं होती। तो बस ऐसे ही था, स्टार्ट ले लिया। और जब आप अच्छी रीत से करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, बिना लालच के करते हैं, तो अल्टीमेटली आपको पे बैक चीज़ें करती हैं। उस सारे एक्सपीरियंस ने फिर और सिखाया, फिर ब्रांड्स आए, वो एक ब्रांड वाली साइड, ब्रांडिंग वाली साइड की लर्निंग हुई, तो उससे ही कॉन्फिडेंस मिला कि ब्रांड बन सकता है। बट ब्रांड भी अगेन ओवरनाइट नहीं बनेगा, टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी के साथ चलेंगे। क्या चीज़ें होंगी वो हमारी जो एक्सपर्टीज थी वो आपने देख ही ली है हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो दिख रही है। तो अगेन स्टार्टअप्स के आजकल जो बच्चे काम करते हैं, जो स्टार्टअप्स लेके आते हैं, जॉब करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है, एक्सपीरियंस है नहीं, पेशेंस है नहीं, तो फ्लॉप ही नहीं होंगे तो क्या होगा। जॉब पे तो आप दूसरे के पैसे पे एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं ना। मैं कहती हूँ आप लकी हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपको सीखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे है। तो वो आप उनकी चीज़ों पे काम सीख के, तो यानी कि मेरा ख्याल है जो आपने बात की है इसको सम अप करें तो पेशेंस की सबसे ज़्यादा पहले कमी है जो स्टार्टअप्स हैं। दूसरा अप्रोच की, जिस तरह आपने कहा ना कि कंसिस्टेंसी भी ऐड करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा अप्रोच है कि फ़ौरन दिहाड़ी लग जाए, सीखने वाली अप्रोच नहीं है। अगर वो सीखने वाली अप्रोच होगी तो मेरा ख्याल है कि उसको ज़्यादा पेशेंस भी और कंसिस्टेंसी भी और सीखने वाली अप्रोच, ये 3 अगर वो तीन का फार्मूला अगर अपना लें तो मेरा ख्याल है उनकी फेलुअर कम हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही। और प्लस इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रिटिक। खुद को खुद क्रिटिक करें। गलती खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे ना तो दूसरों को कहने का मौका नहीं मिलेगा। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, अच्छी भी हो जाएगी। आप खुद से जो कर रहे होते हैं, खुद एहतसाबी जो कर रहे होते हैं प्रोडक्ट की या अपनी मेहनत की, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि एक चीज़ जो है ना, मुझे ऐसा लगता है आप कुछ भी कर रहे होते हैं ना, होता है शायद मेरे में भी किसी एक पॉइंट पे एक थोड़ा सा खुमार आ गया था, मुझे तो सब आ गया। आ जाता है इंसान, है ना, जब एकदम से जॉब से निकल के आप बिजनेस में आते हैं तो एक सीईओ का टाइटल लगना, फिर उसको एंजॉय करना, लोगों का ट्रीटमेंट फ़र्क होता है। मतलब ठीक है, अच्छी बात है, आप उसको एंजॉय करें, उसको पॉजिटिव लेके चले, लेकिन उसको दिमाग पे इतना मत सवार कर लें कि आपको रियलिटी दिखना बंद हो जाए। मतलब सीईओ का वर्ड के पीछे कितनी पेन है, ये जो और पेन ही पेन है कि मतलब मैं कहती हूँ जब हम जॉब करते थे ना तो मैं भी सोचती यार ये कितने मज़े में लोग होते हैं, मतलब बॉसेस हैं, आते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं, हमने डिलीवर करना है, ये करो वो करो। अब जब इस साइड पे आए ना, मैं कहती नहीं कितनों ये मज़े में, इनको तो महीने के आखिर सैलरी मिल जानी है। अब वो सैलरियाँ जनरेट कैसे करनी है, कस्टमर रिटेन कैसे करना है, डिलीवर कैसे करना है, क्रेडिबिलिटी कैसे मेंटेन रखनी है। आपने अगर आपकी टीम ने कोई भी ब्लंडर कर दिया, फेस तो आप हैं। एजेंसी बदनाम होगी, एजेंसी ये नहीं होगा कि एजेंसी के फ्लाई एम्प्लॉय ने किया, रिस्पॉन्सिबल कौन है? एजेंसी है, हम हैं, जो फेस है वही है। सो वो उस एक मतलब एंटरप्रेन्योर कहते हैं वो है जो मतलब कितनी रात आप कितना अकेला पड़े, आप 10 दिन सैलरी लेट करें, लोग आपके लिए रुकेंगे? नहीं रुकते। फॉरन कंसर्टेनिटी, आप 10 साल किसी को अच्छी सर्विस दें, आप 10 साल किसी को अच्छी सर्विसेज दें, एक गलती करें, क्लाइंट आपको रिटेन करेगा? हाँ, वो उसको रिटेन कर भी ले तो उसको रजिस्टर्ड करवाएगा बहुत यार। Exactly. तो वो आपके 10 साल के अच्छे काम को मेंशन करे ना करे, गलती को जरूर मेंशन करेगा। तो मैं ये समझती हूँ एजेंसी के पास तो गलती करने का चांस ही नहीं है, आप गलती नहीं कर सकते। मतलब और दूसरा असूल, काम करना है, आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए। दूसरा, क्लाइंट को कभी भी गलत साबित हमें नहीं करना चाहिए। हमारा फर्ज है, हमें गाइड करना है, हमें उनको एजुकेट करना है, बट हम इम्पोज नहीं कर सकते। अगेन जिसका ब्रांड है ना, विजन उसी का होगा। आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आज टीम चेंज करेंगे, आप एजेंसी चेंज होगी, विजन चेंज, अच्छा वो दिखता भी है। ये हमारे साथ चलते हुए कुछ ब्रांड्स जब लंबा चलते हैं और जब स्विच होते हैं तो जो हमारे फॉलो कर रहे होते हैं ना, वहाँ से फीडबैक आता है टीम चेंज हो गई, ये अब आपका काम नहीं लग रहा, ये आपका नहीं, ये ऐसे हुआ हमारे साथ कुछ केसेस में, वाकई वो दिखता है। सो वो बहुत मैटर करता है कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपकी इंटरनल टीम और ब्रांड की एजेंसी कौन है, उनकी टीम, ये बड़ी क्लियर रिफ्लेक्शन है। हम नहीं बता रहे, अपने मुंह से नहीं बोल रहे, हमारा काम दिख रहा है, डिजिटल पे दिख रहा है, बोर्ड्स दिख रहे हैं, आपकी चीज़ें बता रही हैं, आपकी कम्युनिकेशन बता रही है।
मतलब कुछ लोगों को पता ही नहीं है ना कि अब हमें सेल लगा रहे हैं तो हमें बेचना क्या है, रंग बेचने, फॉन्ट बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है, भाई मैसेज बेचना है। तो कम्युनिकेशन को भी क्लियर रखना बड़ा ज़रूरी है। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें, इसको हम आगे मज़ीद कम्युनिकेशन के ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे और उस पर बात करेंगे। बड़ा अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बात करके। काफ़ी चीज़ें हमने अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूवर्स को, अपने जो लोग ब्रांड्स और बिजनेस रन कर रहे हैं उनको कन्वे करने की, गाइड करने की कोशिश की है। हमारी इस सीरीज़ में और बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स आएंगे, हम बात करते रहेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।